Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 9. जिसने बूस्टर पैक 8 अटेंड किया, उस वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ कि ये बूस्टर पैक 8 जो था ना, काफ़ी इजी चला गया, जो कि बूस्टर पैक के गोल को अचीव नहीं करता है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी खटकी, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ गया था तो कर दिया, अलग चीज़ है। बट उसका जो आपका क्षतिपूर्ति है ना, जो कॉम्पेंसेशन है, वो आपको हम पूरा करेंगे बूस्टर पैक 9 में, राइट। आपको पता ही है, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, बूस्टर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जिनके आंसर की लेटेस्ट में रिलीज हुई है और जिनके अच्छे क्वेश्चंस हों, और उसका स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, एग्जाम में उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। आप जितना भी बूस्टर पैक है ना, आप जब वीडियो देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये किसके लिए बनाया गया है और आपको कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम में बैठता है ना, उनको पता है। तो आप समझो, बाकी हम एक एक करके बतलाते हैं आपको। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस का। देखने में बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन करने जाओगे ना, तब आपको अभी समझ में आएगा। लेकिन हाँ, फिर भी हम इसको एक स्मार्ट अप्रोच से डील करेंगे, और आप इस बात को याद रखना, मैं जिसे डील करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये मीन का क्वेश्चन है, यानी माध्य निकालना है, ठीक है। देखो, माध्य निकालना इजी है, लेकिन इसमें आप गलती कहाँ करते हो ना, वहाँ पे मैं बतलाऊंगा कि आप गलती कहाँ पे करते हैं, ठीक। या कहाँ पर पॉसिबिलिटी रहता है गलती करने का। आप गलती नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप गलती ना करें, लेकिन पॉसिबिलिटी कहाँ रहता है, उस चीज़ को लेकर हम डील करेंगे। ये भी अर्थमेटिक मीन ही है, माध्य है। और पहले वीडियो में भी ये क्लियर कर चुका हूँ कि माध्य, समानांतर माध्य और औसत, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो सर इसको लिया क्यों आपने? इसको मैंने इसलिए लिया कि ऐसे क्वेश्चंस को भी यूनिट डिजिट से हल किया जाता है। तो कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे लास्ट में। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले वाले और भी, मतलब जो बूस्टर पे जितने भी आए हैं, उसमें मैं डील कर चुका हूँ कि आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है और ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कौन सा अप्रोच अपना रहे हो। अब यहाँ पर अमाउंट जैसे कि RS450 दे रखा है, 450 दे रखा है, 450। तो इस अमाउंट से हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई, मतलब क्यों नहीं है? मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन मेरा परसेंटेज में है और हम डायरेक्ट आंसर तक जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज से बनेगा। और वेटेड एवरेज का जिक्र मैंने बूस्टर पैक 1 में अच्छी तरह से किया है, खैर यहाँ भी करूँगा, लेकिन अब उतना लंबे तरीके से करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, सबसे पहले ना वीडियो को पाउज करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। अब जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन को आप हटाते हो, तो k से मल्टीप्लाई करो दोगे, इधर k लगा दोगे तो वो साइन हट जाएगा, ठीक है। k क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और आगे इसने बोला कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। जैसे कोई भी चीज इनवर्स होता है तो 1/, नीचे में आ जाएगा, यानी हर में आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो a बराबर k/y हो जाएगा, क्योंकि जैसे प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब जब हमको k की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें k की वैल्यू चाहिए। तो यदि k की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। यहाँ पर a कॉमन है और यहाँ पर भी a कॉमन है। तो जब a कॉमन है तो हम a को ही इक्वेट कर देते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि x/k, और ये इक्वल में हो जाएगा a²। मतलब कोई दिक्कत नहीं, बस इसको इधर लाए हैं हम, ठीक है। अब देखना, क्या मैं a बराबर √x/k लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट के अंदर आ जाएगा।
चलो ठीक है, अब हम काम करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। क्या काम करते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है, रूट अंडर एक्स बटे के, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, के बटे वाई। चूंकि ये रूट में है तो आप स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्स बटे के, और यहाँ के है तो के स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा यहाँ पे। तो के क्यू की वैल्यू मेरे पास आया है, देख लो कोना कोनी गुना करेंगे तो एक्स वाई की, नो 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 नो, के क्यू का वैल्यू आ जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको। अब हम एक काम करते हैं, अब जितना भी इक्वेशंस बनाना था हम बना लिए, अब इसके डाटा पर जाएंगे। ठीक है, बोलता है एक्स 97 है तो वाई 6 है, एक्स 97 है। आप इक्वेशंस नंबर 3 पे चले जाओ, एक्स 97 है तो के क्यू बराबर एक्स वाई स्क्वायर है, तो वाई कितना बता रहा है, ये वाई बता रहा है क्या, ये 6 है और ये भी 6 है। आपको के क्यू की वैल्यू आएगी। अब एग्जाम में ये दिमाग मत लगा जाना कि हमको के पर ही जाना है। आप सुनो, के क्यू तक गए, क्या क्यूब रूट हम इसका निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, हम इसको छोड़ देंगे बिल्कुल। अब हम जाएंगे आगे, आगे हम के क्यू का ही यूज कर लेंगे, और आपको ये डाइवर्ट करने के लिए दिया जाता है, ये नहीं कि आप के का वैल्यू निकालने में पड़ जाना। के क्यू की वैल्यू आ गई। अब ये पूछा रखा था कि तो x ज्ञात कीजिए जब y बराबर 2 है। क्या बोला इसने, x ज्ञात कीजिए जब y बराबर 2 है। इसी इक्वेशन 3 को हम उठाएंगे। के क्यू इक्वेशन 3 में क्या है, के क्यू बराबर एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन के क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या निकाला, 97 6 गुना 6। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी ये मेरा आंसर है। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है, आप इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे ना इस तरह करके, अब वाई स्क्वायर दोगे कि 2 गुना 2 हो गया। ठीक है, तो यहीं पर मिस्टेक करवाता है आपसे। क्या मिस्टेक करवाएगा कि ये x और ये x, अभी आपको क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में यही मिस्टेक करवा देता है। तो आप ये x मत करो, आप इसको कहो कि नहीं ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे, और वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 4 है मेरा। ठीक है, और ये 97 है, एज इट इज जो ऊपर में वही उतार देना है। ठीक है, अब क्या करो, इसको कटा दो, द्वितीय 6, 2 दूनी 4, और ये 2 कटेगा, द्वितीय 6। ठीक है, तो ये जो आंसर है आपका 97 गुना 9 आ जाएगा। 963 के 3 6, 9 81 6 87, 873 आंसर। आपको इस सवाल में क्या समझना था, सबसे पहले हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनानी है, उसके बाद के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालने के बाद हमको ऐसे नहीं जाना जैसे कि यहाँ पर के क्यू आया, तो आप ये मत सोचने लगे हमें के की वैल्यू चाहिए। नो 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 नो, जो वैल्यू आया उसको आप वहीं पर छोड़ दो, टाइम मत बर्बाद करो। अब इस डेटा पे जाओ, इस डेटा को जाओ, और इसी डेटा को इक्वेशन 3 पे सेट करो। जैसे सेट करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। और जब आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि, एग्जाम्स में आपको ये नहीं पूछता है कि एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो इसके जगह पर आप लिखेंगे आंसर है ये मेरा, ना कि एक्स है। नहीं तो पता चला क्या कि ये वाला मिस्टेक कर देना, यहाँ पर भी एक्स आपको दिखेगा, यहाँ पर भी एक्स दिखेगा, यहाँ पर भी एक्स दिखेगा। और एग्जाम्स में ऐसा होता है, इतना प्रेशर रहता है कि होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन आपको ये समझ डेफिनेटली आई होगी, राइट। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना भाई,
जब इसका सॉल्यूशन आएगा ना किसी बुक का या बड़े बड़े टीचर्स का, तो देखना कैसा वो करता है, तब आपको समझ में आएगा, हमारी कद्र याद आएगी। एक बंदी है बबीता, एक निश्चित डिस्टेंस को तय करता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो डिस्टेंस को कवर किया ना, उस डिस्टेंस का दुगना डिस्टेंस को 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। मतलब यहाँ सोचो कि बबीता यहाँ पर है, एक डिस्टेंस यहाँ कवर कर लिया, यहाँ तक आया, और यहाँ से इसके डबल डिस्टेंस को कवर किया। मतलब ये है कि बबीता पहले ए पर थी, बी पर आई, उसके बाद सी पर आई। तो ध्यान दो, यहाँ पर डिस्टेंस आपका डी है, ठीक है, और बबीता ने ये किया ना कि यहाँ पर जैसे पहुंचा तो फिर इसके दुगुने डिस्टेंस को इसने कवर करा, 2D। अब सुनो, इस यहाँ जो कवर किया पहली वाले डिस्टेंस, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जब बबीता यहाँ पर पहुंच गया सी पॉइंट पर, तो अब क्या करता है ना कि वो इस सी पॉइंट से फिर से ए पर आता है, और टोटल जो उसकी औसत चाल होती है, ये औसत गति 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पहले रफ सेट में आते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है ये बताओ। औसत चाल आप ऐसे निकालते ना कि कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। हिंदी में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिया गया कुल समय, ये हुआ एवरेज स्पीड, ठीक है। तुम क्या करते हैं, देखो बबीता ने पहले डी डिस्टेंस को 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया, फिर 2D डिस्टेंस को 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफर किया। टोटल में टाइम निकाल रहा हूं, ये टोटल टाइम कि इस डी डिस्टेंस को 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ये 2D को 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। अब जो यहां से रिटर्न आएगी, तो इसको 2D ये वाला और D ये वाला, तो 3D किलोमीटर को तय करना पड़ेगा, और 3D किलोमीटर का क्या एवरेज स्पीड होगा, वही आपका आंसर होना चाहिए होगा, और ये नहीं पता, ठीक है, यही आपको निकालना है। आप सुनो, ये तो आपका टाइम निकला, ये तो टाइम निकला, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा टोटल, DISTANC, डिस्टेंस कितना होगा, ये D, ये 2D 3D, और यहाँ से जब ये यहाँ पर आएगा तो 3D को और कवर करेगा, तो कितना हो जाएगा 6D, ये टोटल डिस्टेंस है। अब बताओ औसत चाल बराबर मैंने क्या बताया, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, यानी अब हम आंसर पे जा रहे हैं कि कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय क्या होगा, यहाँ पर कुछ समय लगा, यहाँ पर कुछ समय लगा, यहाँ पर कुछ समय लगा, तो अब क्या करो ना, D बटे 11, 2D बटे 44 है, तो इसको एक काम करो कि D बटे 22 कर लो, कट जाएगा, D बटे 22 कर लो, और ये आपका 3D है, और ये आपका आंसर है, आपको ये नहीं पता, और ये है, ये टोटल दे रखा था ना कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरा। दोस्त यहाँ तक तो जाना बड़ा इजी है, देख, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आएगी ना, तब आपको ये लगेगा कि हमको सॉल्व करना है। आप सोचो कि जब सॉल्व करने जाओगे तो क्या हाल होगा, 11, 22 और एक आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसको सब कुछ जोड़ना है आपको, तो क्या हाल होगा आपको भी पता है, नहीं तो करके देख लो, ठीक है, करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको इसका एक हैक बताते हैं कि हमको करना क्या है, हमको क्या करना है। दोस्त एक बात बताओ,
जो ये 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुनना ध्यान से, ये लाइन यदि कहीं मिल जाए ना तो हमको बताना। 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो कोई पॉइंट में नहीं है, कोई दशमलव में तो नहीं है ना, तो बोलोगे नहीं है। तब बोलोगे दशमलव में जब नहीं है तो ये जो 11 है, ये जो 22 है, और यहाँ पर भी जब कोई संख्या है, तो जब कोई संख्या यहाँ पर है तो नीचे वाले का तो हम एलसीएम ही तो निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ही निकालते हैं। बोला कि हाँ एलसीएम निकालते हैं। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो ये तीनों नंबर का कोई ना कोई एलसीएम होगा, और जो भी एलसीएम होगा वो कम से कम 11 से तो डिविजिबल होगा मेरा। बोलेगे बिल्कुल सही बात है, 11 से डिविजिबल होगा। अब ऑप्शंस पे जाओ, 70 है, 79 है, 76.8 है, देख लो डिवाइड करके 11 से। नहीं होगा, ये तीनों डिवाइड, ये तीनों डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा। 11 छक 66, 8 बचेगा 8.8, 74.8। यानी ये जब भी लेगा तो ये 74.8 को लेगा। बोला क्यों लेगा? एलसीएम के कारण लेगा। ठीक है, ऐसे सवाल मॉक टेस्ट में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, जहां पर आपको ये समझना होता है कि हम डिविजिबिलिटी लगाते कैसे हैं। डिविजिबिलिटी सिर्फ नंबर सिस्टम तक नहीं है, आप बहुत जगह डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। टाइम डिस्टेंस में लगा सकते हो, फिर वो SICI के जब टफ सवाल में भी आप लगा सकते हो। और भी मैं बताऊंगा, वो सब सवाल आ नहीं रहे हैं। जब चैलेंजर पे एक आएगी SSC की तो आपको मैं बतलाऊंगा कि कितना मज़ा आता है क्वेश्चंस बनाने में, डिविजिबिलिटी कितना काम करता है। बट हाँ, पता होना चाहिए कि आपको लगाना कैसे है, और आप इस तरह से आंसर पे जा सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर यदि 2 ऑप्शन हो जाए तो? देखो, अभी तक मैंने जितना सवाल देखा है, अभी तक 2 ऑप्शन ऐसा नहीं दिखा कि क्या है। और यदि दिख भी गया ना, मान लो कि दिख गया, तो उसका भी दवाई है। क्या करना है आपको? चेक कर लेना। तब मान लो कि दिख गया तो क्या करेंगे? छोड़ तो नहीं देंगे ना सवाल, तो उसको हम डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेंगे। जो वेरीफाई करेगा तो ठीक है। ऐसे एग्जाम्स में एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जो डिविजिबिलिटी रहता है, और जब आएगा तो देख लिया जाएगा यार। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये सब बात का। एक बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको यदि कोई चीज़ समझ में ना आया ना, तो आप वीडियो को फिर से पीछे करो और फिर से देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप लोग को पता होगा कि जब मीन निकालते हैं, मीन या माध्य निकालते हैं, तो क्या करते हैं? 2 डाटा आपके पास रहता है। एक तो फॉर्मूला आपको याद होगा, शायद नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। बोला कि ये जो F होता है ना, ये F, ये फ्रीक्वेंसी होती है, और ये जो X होता है ना, ये मिडिल टर्म होता था। बोला कि अब बोला कि ये सवाल लियो क्यों जब इतना इजी था? तो सुनो ध्यान से, किस लिए लिए थे मैंने। देखो, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। बोला हाँ ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चंस में ये जो F है ना, ऊपर में रहता था और X नीचे में रहता था। ठीक है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F हम कर देते थे। लेकिन सुनो, यहाँ दिक्कत क्या किया है पता है? इसने दिक्कत ये किया है कि ये इसने रखा ही नहीं है। इसने क्या करा है, फ्रीक्वेंसी को नीचे दिया है, ठीक है, और इस X को ऊपर दिया है। आप मल्टीप्लाई तो कर लोगे, ये और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके आप जोड़ भी लेंगे, लेकिन जब डिवाइड करने की बात होगी ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इससे डिवाइड करें कि ये ऊपर वाले टर्म को जोड़ के डिवाइड करें। तो आपको करना क्या है? तो आपको एग्जाम्स में ध्यान से देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी वो हुआ कि मान लो कि ये बंदा है, ठीक है, इसमें रियलिटी में फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिसाइड करेंगे? फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो, कोई बंदा है तो कोई कितना चीज वो लाया, मान लो जो कि उसकी एक्टिविटी कितना रही। मान लो कि 91 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो उसने 91 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि 14 नंबर लाया, 78 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 26 नंबर लाया।
तो आपको इस वाला डेटा से, यानी इस वाले डेटा से डिवाइड करना है, तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये देखना था कि आपका फ्रीक्वेंसी कौन होता है और एक्स कौन होता है। डिवाइड हमको फ्रीक्वेंसी से करना होता है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पर जाना है। ठीक है, और आप इस एग्जाम सवाल में क्या कर सकते हो, अब यदि इजी सवाल है तो थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। तो एक काम करना, यूनिट डिजिट लगा सकते हो क्या? 4 एका 4, 6 अठे 48, 4 पंचे 20, 6 एका 6, 4 अठे 32, 6 दो 8, 6 2 8 16, 4 20, 20 यदि होता है, नहीं लगेगा यार, कोई फ़ायदा नहीं है। 8 1 9, 5 14, 26, 8 28 लग सकता है यूनिट डिजिट पे 8। हाँ हाँ ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं। आपको एक तो पता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करना है, लेकिन सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ तो करना है, लेकिन जब आप सवाल को सॉल्व करो क्या देख रहा है कितना गुना करना पड़ रहा है। मैं खुद वेरीफाई किया हूँ कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके, तो जैसा मैं हूँ वैसा आपको भी मैं ट्रीट करता हूँ। ठीक है, तो आप ना यूनिट डिजिट से कर लो। 4 एका 4 किए, 6 अठे 48 किए, 4 पंचे 20 किए, 6 किए और 8 चौक 32, ये यूनिट डिजिट पर कितना, यूनिट डिजिट का सम कितना आया? 20 आया। तो मेरा यहाँ पर 0 आया हुआ है, और जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करें तो यूनिट डिजिट पर 8 आया। तो आप इसी से ना डिवाइड करोगे इसको। बोला हाँ ठीक है, तो 8 है, 8 है, सुनना 8 है, तो 8 जीरो कब दे सकता है? 8 जीरो तब दे सकता है जब आप उसको यूनिट डिजिट से 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 से करोगे 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, 2 आ जाएगा, 8 नवा 72, 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ भी डिविजिबिलिटी का कमाल कर सकते थे। भाई ये क्वेश्चंस मेरा नहीं है, ये आपके एनटीपीसी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी इसमें लगानी कैसे है। ये वीडियो थोड़ी लंबा होगा, बट आप देखना इस चीज़ को समझो कि यूनिट डिजिट इसमें कैसे लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी से कैसे काम कर सकते हैं, कैसे करके निकल सकते हैं। वरना इतना मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो वही चीज़ का हम यहाँ भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस आपको ये पता है ना कि मीन का मतलब क्या होता है? मीन या माध्य, औसत, सारे चीज एक ही चीज है। बोला ठीक है, क्या करना है भाई? सुनो, यूनिट डिजिट पे काम करना है। 9 2 11, 9 20, 7 27, 1 28, 8 36, 4 40, 4 44। यूनिट डिजिट पर कितना है? 4। डेटा कितना है? 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास 9 डेटा है, यूनिट डिजिट पर 4 आया। औसत पता है ना भाई, सारे को सम कर दो और जितने नंबर्स हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी है उसे डिवाइड कर दो। यानी कि मैंने सारे को जब सम किया तो इसका यूनिट डिजिट पर 4 आया। कितना आया? 4 आया। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 9। आप सोचो कि 9 को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यूनिट डिजिट पर 4 देगा मेरा। 9 9 81 नहीं देगा, 9 1 9 नहीं देगा, 9 6 54, 9 6 54, तो यूनिट डिजिट पर ये 4 देगा। तो ये जब 4 देगा और 9 1 9, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जा सकते हैं। क्या हमने सबको जोड़ा? नहीं जोड़ा। क्या हम यूनिट डिजिट अप्लाई करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो जो टफ सवाल रहेगा उसको हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देखो बूस्टर पैक का मेन मकसद क्या है? बूस्टर पैक का मेन मकसद है कि आप 100% स्कोर करो मैथ्स रीजनिंग में। मैंने किया है, ठीक है, जब वक्त आएगा तो आपको प्रूफ दिखा देंगे। तो आपको 100% स्कोर कैसे करना है? बूस्टर पैक इस चीज़ पे डील करता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस वो सॉल्व कराता है, क्वेश्चंस तो यार मैथ रीजनिंग के इजी होते हैं। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको उतने कम टाइम में सॉल्व कैसे करना है 100% स्कोर के साथ। तो आप ये टेक्निक अप्लाई करो, और बाकी यार समझता है तो ठीक है, बोलूँगा नहीं, अप्लाई करो, डेफिनेटली बेहतरीन होगा। राइट, सो
टाइम गंवाना सही नहीं है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे जाते हैं। देखो ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज को डिस्कशंस मैंने बूस्टर पैक 1 में किया है, तो मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, आप जाके वीडियो खुद देख लो, ठीक है। आप ऑप्शंस पे सबसे पहले आओ, परसेंटेज में परसेंटेज में परसेंटेज में परसेंटेज में। ये जो डेटा दिया है ना 450, आपका सिर्फ सर दर्द करने के लिए दिया है। मान लो कि ये फालतू डेटा दे देता है, यदि आप सॉल्यूशन करने बैठ जाते हो तो आपका टाइम ही सेव जाएगा। एक बंदा है 450 का सामान लिया, 1/3 आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। अब जाओ लास्ट सारे वीडियो जो है मैंने क्या पुट करने वैल्यू, वो भी मैंने बताया कि वैल्यू को क्यों पुट करना है। अब यहाँ पर मैंने लेट 3 यूनिट कर रहा हूँ कि टोटल जो वस्तु है मेरे पास 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट क्यों पुट करना। 3 यूनिट इसलिए पुट करना क्योंकि इसका हर में 3 यूनिट है। जब 3 यूनिट को पुट करेंगे तो इसका 1/3 लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, यानी वो कट जाएगा। तो कट जाएगा तो मेरे लिए वही तो चाहिए। तो टोटल 3 यूनिट है, 1/3 यहाँ पर 1 यूनिट आएगा। अब बचा कितना, 2 यूनिट। 1 और 2 3 होता है। ये बोलता है कि इसको बेचता है 10% लॉस पे। 10% लॉस, लॉस बोले तो माइनस, लॉस बोले तो माइनस। एंड व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर सो बी सोल्ड। देखो मतलब इसका क्या परसेंटेज होना चाहिए कि ताकि जब इसको ओवरऑल पे ना, हाँ ओवरऑल पर 20% आ जाए प्रॉफिट, राइट। यही सवाल है। वेटेड एवरेज में मैंने क्या बताया था, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। तो मैंने बोला ठीक है यार कर देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत है। -10% और 2 गुना हुआ ये 2y, और जब मल्टीप्लाई आप कर लोगे तो इन दोनों को सम कर दो और इसमें डिवाइड कर देना 3, और ये आ जाएगा 20%। ये मैंने y क्यों पुट किया, y इसलिए पुट किया कि आंसर यही मांग रहा है कि आप किस परसेंटेज पर बेचोगे, तो मैंने यहाँ पर y परसेंटेज पुट कर लिया था, ठीक है। अब सुनो, ये इधर जाएगा 20 दिया 60, ये इधर जाएगा 10 70, 2y परसेंटेज की वैल्यू हो गई 70%, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33%। ये रहा आपका आंसर। देखो समझ रहे हो ना, मैं एक स्टेप को स्किप किया है, आपको खैर समझ में आ जाएगी। ई दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है, जोड़ देना है, डिवाइड ई दोनों के सम से करना है, तो आप इस चीज पे पहुंच जाओगे। वेटेड एवरेज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका मैंने वाइडली डिस्कशंस बूस्टर पैक 1 में पहला वीडियो में ही किया है। अब जाओ देखो, समझ में डेफिनेटली आ जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके अलावा भी यदि आपको दिक्कत आ जाए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाकी काम आपका है, आपको जो पसंद आए वैसा करो। चलो वीडियो ऑल और इस सेशंस को एंड करते हैं और आपको बूस्टर पैक 10 में मिलते हैं। ये वीडियो अल्टरनेटिव में आती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डील करते हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चंस रहता है उसको डील करता है। उसका जो स्मार्ट अप्रोच है और जो एग्जाम्स में एक्सेसिबल है, जो आप एग्जाम्स में लगा सकते हो, उस मेथड को डिस्कस करता है, राइट। तो आप रेगुलरली फॉलो करें। मतलब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको करना क्या है, बाकी मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ वो